मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम है। योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5th, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, थर्ड चैप्टर में बस आपका एक ग्राफ डिस्कस करना रह गया है, वो आपको मैं गूगल मीट पे बताऊंगी। अभी हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें क्या है, जो यूक्लिड था वो आपका क्या था, मैथमेटिक्स का टीचर ऑफ मैथमेटिक्स था इजिप्ट के अंदर। तो उसने कुछ कलेक्ट किया था ऑल द नॉन वर्क को, ठीक है, और उनको अरेंज किया था अपनी फेमस ट्रीटाइज के अंदर। आपकी बुक में ये सारा दिया हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। आगे फर्दर उसने एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया, ईच कॉल्ड अ बुक। और दीज बुक्स इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर द जनरेशंस टू कम। मतलब बस सिर्फ आपने इतनी नॉलेज के लिए इतना ध्यान रखना है कि वो कहाँ का था और उसने कैसे डिवाइड किया था काम को, और उसके काम को कितने में क्या बोल रहे हैं। तो उससे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वो थोड़ा करना पड़ेगा। ग्रीक मैथमेटिक्स ऑफ द यूक्लिड्स टाइम ऑफ द थॉट ऑफ द ज्योमेट्री। मतलब उसके टाइम पे जो मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियंस थे सॉरी, उन्होंने कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट दिए। जैसे कि उन्होंने कहा नोटेशन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन वर्ड डराइव फ्रॉम द व्हाट वाज सीन अराउंड देम। उन्होंने मतलब लाइन, पॉइंट, प्लेन वगैरह के बारे में बताया, जैसे भी चीज़ें उनके आसपास थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपकी बुक में इस टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। एंड ये क्या है आपके पास, जैसे इसने लिखा है, ये चीज़ें आपको बस नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है। अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहली लाइन तो आपने ध्यान रखनी है। सॉलिड क्या होगा, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, वो क्या होगा, इसकी शेप होगी, साइज़ होगा, पोजीशन होगा, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी जो बाउंड्रीज होंगी उसको हम बोलेंगे सरफेसेस। ठीक है, दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अनदर पार्ट। वो क्या करेंगी, सेपरेट कर सकती हैं स्पेस के वन पार्ट को फ्रॉम अनदर से। और दैट इज सेड टू बी दैट हैव नो थिकनेस, उनकी कोई थिकनेस नहीं है। और जो बाउंड्रीज़ हैं सरफेस की, वो कर्व्स होंगी या स्ट्रेट लाइंस होंगी। दीज लाइन एंड इन पॉइंट्स, और ये लाइंस क्या होंगी, पॉइंट्स में एंड होंगी। ठीक है, डायमेंशन आपको पता ही है क्या होती है। जैसे इसने लिखा, कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स, सॉलिड, सरफेस, लाइन, पॉइंट्स। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन कॉल्ड अ डायमेंशन। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको तो बता रही हूँ क्योंकि आपके वन वर्ड में बन के आ सकता है कि सॉलिड में क्या बोला था उस टाइम, सरफेस क्या बोला उसने, सरफेस कैसे क्या मूव कर रहा है, थिकनेस नहीं है, बाउंड्रीज क्या हैं, और दीज लाइन एंड इन पॉइंट्स, ये सब चीज़ें। कुछ और चीज़ें भी हैं जो मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे इसने कहा था यूक्लिड ने समराइज़ किया स्टेटमेंट्स को, उसने अपने काम को एक्सपोजिशन दिया। ठीक है, तो कुछ हमारे पास हैं, जैसे अ पॉइंट इज़ डैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है मैथ्स में, एक डॉट जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम बोल सकते हैं नहीं ना। फिर अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे द एंड्स ऑफ द लाइन्स आर पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं होते हैं यहाँ से, पॉइंट और पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ। स्ट्रेट लाइन किसको मिला के बनती है, पॉइंट्स को मिला के बनती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जिसके सारे पॉइंट उसके ऊपर लाई करते हैं। अ सरफेस इज़ डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस अभी बताया क्या होता है। और सरफेस क्या होगा, जिसकी और लेंथ और ब्रेथ होगी। जैसे सरफेस कोई भी हो गया, ठीक है। सरफेस जैसे हम बोलते हैं कि ये सरफेस पे ये चीज़ है, सरफेस का मतलब समझते हो भी। कोई भी हिंदी में बोलें अगर हम इसका वर्ड यूज़ करें, सतह, जगह, सतह। फिर एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स, ऑब्वियसली एजेस क्या होती हैं उसकी, सरफेस की लाइंस ही होंगी, उससे ही बनता है वो। अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ये भी बात ठीक है। प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस है जिस पे क्या है, इसने लिखा ना, विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेट लाइन लाई करती हैं इसी के ऊपर। ठीक है, जैसे ये चीज़ है, मैं इसको भी प्लेन बोल सकती हूँ इस तरह से। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो उसने कुछ बताई हैं। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, जो याद करना है वो काम मैं आपको आगे बताऊंगी आपको। स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन, यूक्लिड्स एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ विच आर नॉट टू बी प्रूव्ड। ये ध्यान रखना आपने। अपनी डेफिनेशन से उसने कुछ ऐसा काम किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जिसको प्रूव नहीं करना। दीज एजम्पशंस वर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। एक्चुअली ये क्या थे, यूनिवर्सल ट्रुथ थे। इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, और पोस्टुलेट उसने किसके लिए यूज़ किया, ऐसे एजम्पशंस के लिए यूज़ किया जो स्पेसिफिक थी ज्योमेट्री के लिए। क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जिसको प्रूव नहीं करना था, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दोनों पार्ट्स में एक्सियम और पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट उसने स्पेसिफिक
यूज़ किया जो स्पेसिफिक है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो कुछ अब हम उसके एग्जाम जो आपने याद करनी हम पेपर में डाल भी सकते हैं, ये है, ये सारा आपकी बुक में दिया हुआ है। तो यूक्लिड के एग्जाम्स क्या हैं? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल, जो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल होंगी आपस में तो होंगी, लाइक मान लो मैंने कह दिया ए बी है सी डी के इक्वल है, पी क्यू है सी डी के इक्वल है, दोनों एक ही चीज़ के इक्वल है तो दोनों आपस में तो इक्वल होंगे ना, ठीक है। फिर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड द होल्स आर इक्वल। क्या? जैसे ए बी है सी डी के इक्वल, मान लो मैंने इसमें एल एम ऐड कर दिया, दोनों में इक्वल्स आर एडेड, इक्वल ऐड किया मैंने, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर है इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। वही ए बी है, मान लो मेरे पास सी डी है, मैंने इसमें से पी क्यू माइनस कर दिया और इसमें से पी क्यू माइनस कर दिया, ए बी सी डी के ऑलरेडी इक्वल था, इक्वल थिंग ही मैंने सब्ट्रैक्ट की है। मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है वो किसी और चीज़ के इक्वल है, उसमें से आपने इक्वल चीज़ माइनस की है तो आंसर भी तो इक्वल ही आएगा। आगे है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये तो सिंपल है, अगर कोई चीज़ है थिंग्स और अगर कोइंसाइड कर रही है किसी और चीज़ के साथ, लिखा ना थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, तो वो आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसको ब्रीफली क्या है, कोइंसाइड का मीनिंग होता है जैसे कि ओवरलैपिंग लाइन जैसे हम बोलते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे ये कोइंसाइड, ठीक है, एक लाइन है दूसरी भी उसी के ऊपर ही है बिल्कुल डिट्टो, तो वही इसने बोला है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो आपस में इक्वल तो वो होंगे ही। होल इज़ ग्रेटर देन वन पार्ट, सॉरी द होल इज़ ग्रेटर देन वन पार्ट। हाँ, मान लो कोई भी चीज़ आपके पास है, उसका हमने एक पार्ट लिया, लाइक एप्पल का एग्जांपल ले लेते, एक एप्पल है उसमें से हमने एक वाइट ले लिया, तो जो वाइट है वो छोटी होगी बड़े से, होल का मतलब सारे में से एक पार्ट लेंगे तो सारे वाला बड़ा होगा या छोटे वाला? ऑब्वियसली बड़े वाला ही बड़ा होगा। फिर है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ए बी है डबल ऑफ सी डी है, मान लो पी क्यू है डबल ऑफ सी डी है, एक ही चीज़ के डबल के इक्वल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ए बी मान लो हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल है, सी डी मान लो हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल है, ये भी पी क्यू का हाफ है ये भी पी क्यू का हाफ है, दोनों जब एक ही बंदे का हाफ है तो दोनों आपस में भी क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। ये तो उसके एग्जाम्स थे जो आपने लर्न करने हैं और पेपर में ये काउंटिंग वाइज भी आ सकते हैं। अब है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स में क्या है, अभी बता चुकी हूँ, उसने दो चीज़ों में डिवाइड किया था काम को, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट आपको ऐसे ही याद करने हैं, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 4 ऐसे। 1 में क्या कहा है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ होती है, सिंपल है। आगे अ टर्मिनेटेड लाइन, जैसे इसने ना थोड़ा ये दिखाया भी हो ड्रॉ करके, आप ऐसे पेपर में ड्रॉ करके दिखा सकते हो, पी से क्यू तक एक ही लाइन ड्रॉ हुई है। फिर उसके बाद है टर्मिनेटेड लाइन पोस्टुलेट सेकंड कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ये भी सही है। जैसे ए और बी है, इसको हम इंडेफिनेटली, अगर ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है मान लो टर्मिनेट हो भी गई तो हम इसको यहाँ से क्या है इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें। फिर उसके बाद है हमारे पास अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, सिंपल है। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, लाइक मान लो मैंने यहाँ सेंटर माना, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ सेंटर माना, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इसकी रेडियस मान लो आर है, इसकी रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी, इसकी R1, मतलब मैं कहीं भी कोई भी सेंटर लेके और रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। फिर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जब है ही सारे राइट एंगल्स तो आपस में इक्वल ही होंगे। ये भी राइट एंगल है, मान लो ये भी राइट एंगल है, तो ये आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। फिर ये ध्यान से समझना फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल कर रही है, मेक्स अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, ठीक है। क्या एक स्ट्रेट लाइन है 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल कर रही है, तो उसके एक साइड पे जो एंगल बनेंगे सेम साइड पे, अगर हम उनको टुगेदर लेते हैं दोनों का सम लेस देन क्या होगा 2 राइट एंगल्स होगा। और अगर हम लाइनों को प्रोड्यूस कर दें इंडेफिनेटली सेम साइड पे तो वो कहीं ना कहीं मीट होंगी, तो इसने कहा है सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स होगा ऑब्वियसली। अब देखिए फिगर ये है,
ये दो लाइंस हैं जिसके ऊपर एक लाइन फॉल की है, तो ये एंगल बने हैं हमारे पास। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? लेस देन 2 राइट एंगल, यानी कि लेस देन 180 होगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसको पीछे जाके प्रोड्यूस कर भी दें, मान लो वैसे, तो भी तो राइट एंगल दोनों का सम क्या होगा? लेस देन 180 होगा, क्योंकि देखो मीट करेगी कहीं ना कहीं जाके ट्रायंगल बन गई, तो ट्रायंगल में तो दो एंगल्स का सम 180 होता भी नहीं, एज्यूम कर लो वैसे ही, ठीक है। तो वो सही कह रहा है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इन दोनों का क्या होगा? सम लेस देन 180 होगा। ठीक है। अब हम करेंगे 5.1। 5.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे बुक भी साथ में पकड़ेंगे, ट्रू फॉल्स ही करेंगे आज हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रफ बुक है, मतलब मेरे पास पहले से पड़ी है, तो किसी ने पहले ऑलरेडी फिल किया हुआ है, चलो फिर भी समझा देती हूँ। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट से हमारे पास क्या होगी? एक ही लाइन ड्रॉ होगी। हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है कि इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 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 तो सिंगल लाइन तो नहीं ड्रॉ होगी ना। ठीक है। एक पॉइंट से अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, फॉल्स। आगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये भी गलत है। अभी तो डिस्कस किया है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से तो एक ही लाइन पास होगी ना। एक से तो हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो 2 से तो एक ही होगी ना। ठीक है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड्स, अभी किया हमने, ये तो ट्रू आएगा। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल, ऑब्वियसली 2 सर्कल अगर इक्वल होंगे तो उनके रेडियस भी तो इक्वल होगी। अभी जो मैंने सर्कल बनाए हैं थोड़े बड़े छोटे लग रहे हैं, अगर इनकी रेडियस सेम होती तो दोनों आपस में इक्वल ही होते, बिल्कुल डिट्टो। फिर ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इसका आंसर तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई हो गया, बिल्कुल। अभी तो बताया मैंने, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो ए बी के एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा? होगा तो, क्योंकि सेम थिंग के ये इसके इक्वल है, आगे ये इसके इक्वल है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में से, 1 2 के, 2 3 के, तो 1 3 के इक्वल हो ही गया, ट्रू। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बस और डिस्कस करेंगे, फिर आपका लेक्चर ख़त्म है। जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला, इसमें फिगर आपको दी हुई है ए सी इक्वल टू बी डी, तो आपको ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। फिगर आपको ये ऐसे दी हुई है, ए बी सी डी, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, आपने शो करना है ए बी इक्वल टू सी डी। टू शो ही लिखिए या टू प्रूव। यूक्लिड्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, देखिए ये ए सी है, ये बी डी है, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है। अब दोनों में कॉमन कौन है? बी सी है, आपसे देख भी सकते हैं। तो दोनों में से मैं बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो कौन सा यहाँ पे लग जाएगा? इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड देन द, आपका है ये एग्जाम, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स और ऑल्सो इक्वल, यहाँ मेंशन करेंगे। अब ए सी में से अगर हमने ये पोर्शन कट कर दिया इसमें से, तो ए बी रह गया हमारे पास। फिर बी डी में से हमने ये पोर्शन कट कर दिया, ये बी डी था आपका, तो क्या रह गया? सी डी, और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है। क्या था? ये फिगर थी आपकी, ये गिवन था, ये प्रूव करना था। मैंने क्या किया? यूक्लिड का एग्जाम यूज़ किया। इस एग्जाम के अंदर क्या था? इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उससे हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका बुक का 6th। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम डिस्कस करेंगे, इतना समझिए। थैंक यू ऑल।